आकाश सक्सेना जो कि पीछे चल रहे थे सुबह से आसिम रजा से, जो कि आजम खान की जगह चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो सुबह से आगे चल रहे थे, मगर अब पाला पलट गया है, पासा पलट गया है। तो पहले हम बात करेंगे जो हम मैनपुरी की कर रहे थे जी। सौरभ, देखिए, मैंने जैसे बताया कि मुलायम सिंह जी के निधन के बाद मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के लिए लड़ाई आसान भी थी और प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, अस्तित्व की लड़ाई थी। अस्तित्व की लड़ाई इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीती थी, 5 में से 2 सीटें वो गंवा चुकी थी, 3 लोकसभा सीटें उसके पास थी और 3 में से अब अगर मैनपुरी गंवा देती तो संख्या भी कम होती और प्रतिष्ठा भी जाती। और इसी वजह से अखिलेश यादव बिल्कुल वहाँ बैठ गए थे मैनपुरी में। डिम्पल यादव गली गली घूमती रही और समाजवादी पार्टी में खास तौर पे शिवपाल यादव ने बड़ा रोल निभाया। मुझे याद है जब रघुराज शाक्य का टिकट मिल रहा था तो हम आपस में जो पत्रकार चर्चा करते हैं, और तब बात हो रही थी कि चचा ने इस बार खेल कर दिया क्योंकि डिम्पल यादव के नामांकन में चचा नहीं पहुंचे और उसके बाद उनके सबसे करीबी आदमी को बीजेपी ने टिकट दे दिया। और जिस दिन नामांकन था उस दिन शिवपाल जी लखनऊ में बैठे थे। अगले दिन भी ये अपडेट नहीं आया कि उनका रुख क्या होगा। तो जिस तरह से मुलायम सिंह यादव कुश्ती लड़ते थे, पटकनी दे देते थे अपने विपक्षियों को, उसी तरह से शिवपाल यादव ने भी कुछ रणनीति अपनाई। 2 दिन शांत रहे, तीसरे दिन अचानक अखिलेश यादव के साथ दिखाई दिए और उसके बाद जो तस्वीर है वो आपके सामने है। 2,41,000 वोट से अभी डिम्पल यादव आगे चल रही हैं। अब हारने की कोई संभावना है नहीं, लेकिन इस बीच में जो आज का चुनाव है, कल एमसीडी और आज गुजरात हिमाचल और उपचुनाव जो अगर मिला लें तो बड़ा रोचक मुकाबला है। कम से कम एक डिबेट अब खत्म हो जानी चाहिए ईवीएम को लेकर के। हर चुनाव में जो आरोप लगता है कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है इसलिए घपलेबाजी हो गई, कम से कम अब वो डिबेट सबको लड्डू खाने का मौका मिल गया है। सब लोग कम से कम किसी न किसी जीत के लिए तो खुशी मना ही सकते हैं। हिमाचल में कांग्रेस आ रही है, वो लड्डू बांट लेंगे। गुजरात में बीजेपी आई है, वो लड्डू बांट लेंगे। एमसीडी में आम आदमी पार्टी आई है और समाजवादी पार्टी गुजरात में भी खाता खुला है और यूपी में तो जीत ही रहे हैं। हालांकि रामपुर, जिसको एक प्रतिष्ठा का प्रश्न माना जा सकता है समाजवादी पार्टी के लिए, एक राहत की खबर कह सकते हैं बीजेपी उत्तर प्रदेश के लिए वहां से आई है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, वो इसी रामपुर की वजह से दिया था कि अब ईवीएम की डिबेट खत्म हो सकती है और जैसे ही जब तक समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे रहे तब तक कोई आरोप नहीं लगा। लेकिन करीब 2 घंटे पहले एक समाजवादी पार्टी का ट्वीट है, मैं पढ़ के सुनाता हूं कि रामपुर में प्रशासन की तिकड़मबाजी फिर शुरू। सूचना मिल रही है कि मतगणना स्थल पर मीडिया को जानकारी देना बंद कर दिया गया है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतगणना हो सुनिश्चित। ये सपा का ट्वीट है। और जैसे ही आरोप लगा उसके बाद आकाश सक्सेना लीड करने लगे। अभी फिलहाल वो करीब 12,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। तो एक आरोप तो लग गया है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, लेकिन बावजूद उसके मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के लिए राहत की खबर है। अगर वो 3 में से 2, एक मैनपुरी की लोकसभा उपचुनाव और अगर एक खतौली में वो जीत जाते हैं जयंत चौधरी के कैंडिडेट मदन भैया, तो समाजवादी पार्टी के लिए राहत होगी। क्योंकि लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी का हाल हो गया था आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव के बाद, तो ये अंदेशा था कि इस बार भी पता नहीं प्रदर्शन कैसा होगा। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने प्रचार किया और ये दावा किया कि अब मैनपुरी भी, जब तक नेताजी थे उनका सम्मान था। और एक बड़ा अपडेट और आया है कि चचा भतीजा यानी अखिलेश और शिवपाल दोनों एक हो गए। आज अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ा दिया और ये कहा जा रहा है कि प्रसपा का, जो कि शिवपाल यादव की पार्टी है, उसका विलय समाजवादी पार्टी में होने वाला है। हालांकि ये एक औपचारिकता होती है, चुनाव आयोग में जाएंगे, पेपर्स वगैरह देंगे, तब एक फॉर्मेलिटी होगी। लेकिन आज एक तस्वीर के जरिए ये संदेश दिया गया कि प्रसपा का विलय समाजवादी पार्टी में हो रहा है। और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने मजा भी ले लिया है और लगातार बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि आत्मसम्मान राजनीति में बहुत बड़ी बात होती है और शिवपाल यादव ने अपना आत्मसम्मान गंवा दिया है। शिवपाल यादव जैसे ही मैनपुरी में अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के साथ खड़े दिखाई दिए, उनकी सुरक्षा में भी कमी आ गई थी और अचानक कुछ मामले थे जिस मामले में कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव से पूछताछ हो सकती है। तो यूपी की राजनीति में शिवपाल यादव का कद बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा पता नहीं। लेकिन आज की जीत से एक चीज सुनिश्चित हो गई कि शिवपाल यादव अभी भी एक संगठन में उनकी इस तरह की पकड़ है कि अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो जाए तो सपा का फायदा हो सकता है और अगर वो खिलाफ चले जाते तो शायद आज जो 94,000 की जीत नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने 2019 में पाई थी, लीड उससे कम हो सकती थी। नतीजा कुछ भी हो सकता था, लेकिन शिवपाल यादव के खड़े होने की वजह से सपा को 2,41,000 की लीड अब तक मिल चुकी है। और जसवंत नगर विधानसभा जो है, जो कि पड़ती इटावा जिले में है लेकिन उसका लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी आता है, वहां पर सबसे ज्यादा लीड डिम्पल यादव को मिली है। ऐसे में
शिवपाल यादव ने अपना कद समाजवादी पार्टी में बढ़ा लिया है। और बिल्कुल, शिवपाल यादव की वापसी का जाहिर तौर पर फायदा साफ तौर पर नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी के लिए इन्हीं 3 सीटों पर। हमारे साथ लखनऊ से साथी जुड़ गए हैं, इंडिया टुडे मैगजीन के साथी हैं प्रशांत श्रीवास्तव। प्रशांत, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आज उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और चर्चा की बड़ी बात हो रही है शिवपाल यादव की, और 2 सीटों को लेकर बड़ी बातचीत हो रही है। एक तो रामपुर में जो खेल पलट गया है उसके बारे में जानना चाहूंगा। जैसा कि रणवीर ने बताया कि वहां पर आरोप लगना शुरू हो गए हैं कि गिनती नहीं बताई जा रही है, पत्रकारों को अपडेट्स नहीं दिए जा रहे हैं, बाहर बवाल चल रहा है। क्या अपडेट आ रहा था? ये अपडेट तो यही है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी बची है और जीत जो है सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। जीत वहां पे बीजेपी प्रत्याशी प्रकाश सक्सेना की लगभग तय मानी जा रही है। आरोप ये लगभग 11:30 बजे से लगना शुरू हो गए, 11:30 से 12 के बीच में लगना शुरू हो गए थे कि मीडिया को वहां पर जो है बाहर कर दिया गया है और उसके बाद से जो है बीजेपी की बढ़त तेज होती जा रही है। जो बीजेपी पीछे चल रही थी 6000 वोटों से लगभग, उसके बाद जो राउंड में उसके बाद जो घोषणा हुई उसमें ये हुआ कि बीजेपी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ गई है। तो 2-1 की ओर यूपी का बायपोल जो पहले जो 3-0 की ओर जाते हुए दिख रहा था वो 2-1 की ओर है। हालांकि मैं आपको सही से बताऊं तो समाजवादी पार्टी कई नेताओं ने 1-2 दिन पहले ये बात बोल दी थी कि रामपुर बहुत मुश्किल है। तो सुबह उम्मीदें जरूर बढ़ गई होंगी जब एकदम से देखा होगा कि लीड मिल रही है, लेकिन रामपुर बहुत मुश्किल है, ये बात उम्मीद थी। हाँ, 2-1 जो यहाँ होना था सौरभ, वो 2-1 बीजेपी के फेवर में होना था, ऐसा बीजेपी मान के चल रही थी। लेकिन 2-1 जो हो गया है वो यहाँ पे हो गया एसपी आरएलडी अलायंस की ओर। तो कहीं ना कहीं एक जो विपक्ष था जिसको ऑक्सीजन चाहिए था उसको एक भरपूर ऑक्सीजन देने में कामयाब हुआ है। वो इसको 3-0 इसलिए मानेगा क्योंकि वो इसको कह देगा कि ये तो प्रशासन की वजह से जो है ये जीत है, तो उसको 3-0 मान के चलेगा। और निश्चित तौर पर ये जीत ये भी दिखलाती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की स्ट्रेटेजी में कमी रह गई। मैं आपको 2 दिन पहले का किस्सा बताता हूँ। यूपी में विधानसभा का सत्र था, मैं एक बीजेपी के एक विधायक के साथ बैठा था और भी एक दो नेता और एक दो पत्रकार साथी बैठे थे। तो उन्होंने ये बात बोली कि मैनपुरी में तो हमने 16, 18, 20 दूल्हे उतार दिए थे। उनका कहने का मतलब था कि नॉन यादव ओबीसी जात के 18-19 नेताओं की वहां पे खूब कैंपेनिंग करवा दी, और जब हमने इतने दूल्हे उतार दिए तो बारात तो हमारे घर आनी है। तो मैनपुरी को लेकर भी वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। तो इस बात को मैंने कहा भी था और ये बात अक्सर वहां पर आप खुद यूपी के रहने वाले हैं तो आपको इस बात का अंदाजा हो कि वहां पे मामला दूल्हा या बारात का नहीं, वहां मामला दिल का था, वहां मामला सेंटिमेंट का था। तो वहां सेंटिमेंट जो था वो मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ा था। आपने शाक्त कैंडिडेट जरूर दे दिया बीजेपी ने, लेकिन वहां के जो शाक्त वोटर्स हैं उनमें से कईयों के पर्सनल फेवर यादव फैमिली ने की है। आप इस बात को नहीं डिनाई कर सकते। कई लोगों के रोजाना का उठना बैठना उनके यहाँ से है। तो केवल कैंडिडेट देने भर से सब चीजें नहीं हो जाती। और आप उस विकास की भी बात करें तो विकास कार्य भी सपा सरकारों में बहुत हुआ है। मैनपुरी में, सैफई में, आपको सैफई जाकर आपको लगेगा ही नहीं कि वो एक नॉर्मल विलेज है जो आमतौर पर एक विलेज की छवि होती है। तो एक ये मैनपुरी की जीत जो है ना सिर्फ एक बड़ा एग्जाम्पल और दलों के लिए कैसे अपना गढ़ बचाया जाए, खास तौर से कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अमेठी कैसे जो उन्होंने गवा दिया उसको बचा सकते थे, या रायबरेली जो बचा हुआ है उसको भी बचा दें। तो मतलब उसके लिए पूरा परिवार वहां पर जुट गया। और विधानसभा चुनाव में तो ये लोग रथ से, अखिलेश यादव का रथ हर जगह चल रहा था, लेकिन यहाँ पे तो खुद वो घर घर जाके उन्होंने वोट मांगा है। तो डोर टू डोर कैंपेन का बहुत फर्क होता है। यही चीज खतौली में देखने को मिली। जयंत चौधरी वहां पे डोर टू डोर कैंपेन करने गए, पर्ची बांटने गए, और हमारे यहाँ कुछ कई इंटरव्यूज भी जयंत के हैं जो पर्ची बांटते वक्त उन्होंने मीडिया को दिए हैं। तो ये फर्क होता है जब नेता खुद निकलता है। आपको ध्यान होगा जब यूपी का चुनाव हो रहा था तो अमित शाह ने शुरुआत की थी ये डोर टू डोर कैंपेन की है, वो तस्वीर आपके जहन में जरूर होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक फैक्टर मैं और आपको यहाँ पे बता दूं, खतौली को लेकर खासतौर से इस पर डिस्कशन होना चाहिए और आने वाले टाइम पर सौरभ होगा, वो है चंद्रशेखर का जुड़ना अलायंस के साथ। आप ये मान के चलिए अगर 14,000 की लीड पर अभी आरएलडी अलायंस है तो हो सकता है कि वो 8 से 10,000 वोट वो हो जो चंद्रशेखर के आने के बाद से एड ऑन हुआ, क्योंकि वहां पर आप देखिए दलित समाज के पास वहां पर बीएसपी का ऑप्शन नहीं था, बीएसपी ने कोई कैंडिडेट नहीं दिया था। और तो ये बीजेपी मानती चल रही थी वो तो हमारी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब उनको दिखा कि भाई हमारा खुद का कोई रिप्रेजेंट करने वाला वहां पर मौजूद है और चंद्रशेखर को अच्छी तवज्जो मिली है इस बायपोल में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की ओर से, चंद्रशेखर साथ में दिखे और जयंत चौधरी की बड़ी भूमिका रही चंद्रशेखर को लाने में। मेरी अभी आधे घंटे पहले ही समाजवादी पार्टी के एक नेता से बात हो रही थी मुजफ्फरनगर की, उन्होंने ये बात बोला कि जिस चीजों पर दाव लगाया आरएलडी ने वो सब कुछ सफल होता गया। मदन भैया पर दाव लगाया, मदन भैया बाहर के कैंडिडेट थे लेकिन गुर्जर थे, तो गुर्जर जाट मुस्लिम ये फॉर्मूला जो है वो
काम कर गया। जाट आया जयंत चौधरी की वजह से, गुर्जर का 12 से 13 हजार वोट सपा आरएलडी अलायंस से मान के चल रहा है। जो एड ऑन हुआ है मदन भैया के लड़ने से, वहां पे जो एड ऑन उनका खुद का वोट है वो यहाँ पे एड ऑन हुआ है। तो ये 3 समीकरण सही बैठ गए और बीजेपी को जो रेस्ट जो वोट बीजेपी को मिलने का था वो उस तरीके से मिल नहीं पाया, वो कहीं ना कहीं पार्ट्स में डिवाइड हो गया। बिल्कुल। लेकिन हाँ, इसमें चंद्रशेखर का भूमिका मैं सौरभ बहुत अहम मानूंगा। आने वाले टाइम में अब इस बात को लेकर बड़ा हाइप मिलने वाला है कि चंद्रशेखर एक अहम फैक्टर 2024 में सपा और आरएलडी अलायंस के लिए साबित होंगे। बिल्कुल। पिछले चुनाव में हमने देखा बड़ी चर्चा थी चंद्रशेखर क्या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे, मगर अंत तक ये सामने आया कि वो साथ नहीं आया, अलग लड़े और खास कुछ चुनाव में कर नहीं पाए समाजवादी पार्टी को। एक रीजन मैं उसका ऐड करूंगा कि उस पिछले चुनाव में, देखिए विधानसभा चुनाव में बीएसपी एक विकल्प था, उसको वोट करना था। बीएसपी अब की उपचुनाव में बीएसपी विकल्प ही नहीं है ना, तो जो बीएसपी को वोट करता आया है उसको लगेगा कि ये हमारे लिए कम से कम खड़ा तो होता है जब कोई समाज में जुड़ी कोई बात होती है, दलित एट्रोसिटी की बात होती है, चाहे कितने भी केस आए, चाहे हाथरस की बात है, चाहे लखीमपुर की बात है, ये बंदा जो है आता है उन घटना स्थल पर पहुंचता है। हालांकि वो उस चुनाव को अगर हम देखने लग जाए कि भाई ज्यादातर सीटों पर इनकी डिपॉजिट, इनकी जमानत ही जब्त हो गई थी, वो एक अलग फैक्टर है कि वहां पे बीएसपी एक विकल्प थी, यहाँ पे बीएसपी विकल्प नहीं है। और धीरे धीरे चंद्रशेखर को अगर इस तरीके से ये लोग साथ में रहेंगे तो हर सीट पे अगर वो 7-8-10 हजार तक फायदा का इनको करा दे तो ये दोनों के लिए म्यूचुअल डील बहुत अच्छी है। चंद्रशेखर को भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए था क्योंकि उनकी राजनीति गोरखपुर में हारने के बाद से बहुत साइलेंट पे चले गए थे, उसके बाद से कुछ दिख नहीं रहा था किस तरफ जाएंगे। उनको भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक बड़े नेताओं के साथ स्टेज शेयर करना था, और इनको एक ऐसा नेता चाहिए था कि जो दलितों में खासतौर से युवा वर्ग को जो है, जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जो लोग क्या नाम है एक्टिविज्म या इस तरह के धरना प्रदर्शन वगैरह में हिस्सा लेते हैं, उनके बीच का कोई एक आदमी चाहिए था। तो वो चंद्रशेखर के रूप में मिला है, जो अगर हर सीट पर चंद्रशेखर इनको 8-10 हजार वोट का फायदा कराए थे तो ये प्लस बिल्कुल। तो प्रशांत भविष्य की संभावनाओं पर बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और इस गठबंधन के साथ अगर चंद्रशेखर आते हैं तो इनको सभी सीटों पर 8-10 हजार वोटों का फायदा हो सकता है। अभिनव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो यूपी के उपचुनाव हैं और यहाँ पर एक खुशखबरी आई है रामपुर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए, और मैनपुरी में जिस तरीके से हमने देखा बड़ी लीड, और उसके बाद हमने खतौली में देखा पलटवार, बीजेपी के खाते से सीट निकल गई, हाथ से निकल गई, क्या कहेंगे? देखिए, मैनपुरी में जो हुआ वो उसमें किसी को आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैनपुरी में डिम्पल यादव का जीतना तय माना जा रहा था। खतौली में बीजेपी हार रही है, वो भी कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है, जीत हार लगी रहती है। ये जो रामपुर में बीजेपी जीत रही है, ये अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए आश्चर्यजनक घटना है। वो इसलिए है सौरभ, क्योंकि 1980 में पहली बार आजम खान ने ये सीट जीती थी रामपुर की, और तब से लेकर अब तक, मतलब करीब ये 80 से अभी तक का 42 साल का जो सफर है, वो आजम खान का जो है वो सीट गढ़ रही। सिर्फ एक, पहले जनता दल सेकुलर से जीते, फिर जनता दल से जीते, जनता पार्टी में आए, फिर समाजवादी पार्टी बनी तो समाजवादी पार्टी से आजम खान जीतते रहे। 1996 का चुनाव कांग्रेस के अफरोज अली से वो हारे, सिर्फ एक चुनाव हारे। उसके बाद लगातार आप समझिए कि करीब 10 बार ये विधानसभा आजम खान के परिवार के पास रही। जब वो सांसद बन गए तो उनकी पत्नी तंजीम फातिमा यहां से विधायक बनी। लास्ट अब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, तो फिर ये चुनाव था। बीजेपी लाख कोशिशों के बावजूद इस सीट को नहीं जीत पा रही थी। ये आकाश सक्सेना अगर जीत गए तो ये बहुत बड़ी बात है, रिकॉर्ड की बात है, क्योंकि बीजेपी ने आज तक रामपुर सीट नहीं जीती थी। सब सीटें जीती होंगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी जीता होगा, ये सीट कभी नहीं जीती थी। जैसे लोकसभा के चुनाव में बीजेपी जीती ही, लेकिन उससे पहले बीजेपी एक बार चुनाव लोकसभा की जीत चुकी थी, खुद मुख्तार अब्बास नकवी वहां से जीते हुए थे। ये विधानसभा पर्टिकुलर, जिसमें मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा मानी जाती, वो विधानसभा कभी नहीं जीती थी। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड की बात है। दूसरी चीज ये कि समाजवादी पार्टी ने शुरू से इस सीट को लेकर के आरोप लगाए हैं। आजम खान ने प्रचार भी किया, लेकिन आरोप लगाया कि जो उनके वोटर थे उनको वोट नहीं देने दिया गया, इस तरीके के बहुत सारे आरोप लगाए। और अब फिर अभी आरोप लगा रहे हैं कि नंबर नहीं बता रहे हैं, मतगणना नहीं होने दे रहे। तो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो इसकी समीक्षा अपना वक्त के साथ होती रहेगी और क्या जानकारी आएगी वो भी पता लगे। लेकिन जो अभी फिलहाल आकाश सक्सेना के जो समर्थक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि करीब 34,000 वोटों से बीजेपी के आकाश सक्सेना इस सीट पे जीत चुके हैं।
उनको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। अब आकाश सक्सेना कौन है, दर्शकों के लिए वो जानना बहुत जरूरी है। आकाश सक्सेना वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सारी फाइलें आजम खान की खोली, उन्होंने सारे कागज मुहैया कराए। जो एक डीएम की बात होती तो उसमें आंजनेय कुमार डीएम थे, और आकाश सक्सेना ने एक एक फाइल नत्थी करते हुए चले गए, चाहे वो गौहर यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे तमाम जो 80-90 मुकदमे दर्ज किए गए, उसमें बताया जाता है कि आकाश सक्सेना की बड़ी भूमिका थी। हर कागज को निकालना, हर जगह से पोल खोलना और पकड़ना और उसको पुलिस तक पहुंचाना, और बीजेपी से जुड़े पिछला चुनाव भी लड़ा, और आजम खान से करीब करीब मेरे हिसाब से 40-50 हज़ार का अंतर रहा होगा। इतने 45 हज़ार का तो था ही, 45 हज़ार के मार्जिन से वो चुनाव हारे थे। इस बार फिर से दोबारा चुनाव लड़े, और बड़ा ज़रूरी था उनके लिए। बीजेपी बहुत कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके इस सीट को एक बार जीत लिया जाए, कि इस मिथक को भी तोड़ दिया जाए कि रामपुर में जो है आजम खान को कोई नहीं हरा सकता, आजम खान के परिवार को कोई नहीं हरा सकता, आजम खान के कैंडिडेट को कोई नहीं हरा सकता। तो वो मिथक जो है इस बार बीजेपी ने तोड़ दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आकाश सक्सेना से बात कर रहे हैं हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी। जब यूपी के से पहले हमने क्या हाल है यूपी यात्रा की थी उत्तर प्रदेश में, उस दरमियान उन्होंने उनका लंबा इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने सभी केसेस जो चल रहे हैं आजम खान के खिलाफ उन पर जवाब दिया था। वो सारे कागज पत्तर भी जो है ना वो सब लेके बैठे हुए थे इस चुनाव में, और उन्होंने पूरा दिखाया था कि ये आरोप है, ये कागज हमने, ये फला। इवन मुर्गी चोरी से लेके जो तमाम केसेस बने आजम खान पे, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, जमानत वहां से मिली, क्योंकि एक केस से जमानत मिलती थी, दूसरे केस में सजा हो जाती थी, या दूसरे केस में होल्ड कर लिया जाता था, नहीं इन पे ये केस भी चल रहा है तो छोड़ नहीं सकते। अंततः सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। और एक महत्वपूर्ण चीज जो हम लोग मिस कर रहे हैं, वो पब्लिक जो नहीं जान रही उसके लिए हम बता दें कि इस सीट पे उपचुनाव इसलिए हुआ कि आजम खान ने एक बयान दिया था कि ये जो तनखैया हैं इनसे जो है जूता साफ करवाएंगे, इस तरीके का एक बयान दिया था अधिकारियों को लेकर के कि बहन जी से गठबंधन है और उनसे जूता साफ करवाएंगे। उसको जो है उस बयान को गलत माना गया, उसमें इनको सजा हुई, और सजा होने के अगले दिन ही अयोग्य करार दे दिया गया, जिसके बाद ये उपचुनाव हुए। तो ये जो रामपुर का उपचुनाव का नतीजा है, ये अपने आप में चौंकाने वाला है, और बीजेपी के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि बाकी सीटों पे जीत हार लगी रहती है, इस सीट पे जीत हार नहीं, इस सीट पे सिर्फ जीत होती है आजम खान की, समाजवादी पार्टी की। ये पहली बार हो रहा है कि समाजवादी पार्टी हार रही है और भाजपा का खाता खुल गया। रणवीर, अगर आप इतने दिन से देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो पार्टी जो कभी नहीं जीतती थी और किस तरीके से टैक्टिक्स से तमाम रणनीतियां बनाकर, जो आरोप लगे वो तो है ही, आरोपों की समीक्षा होती रहेगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा, जब वो कॉलम खोला जाएगा, तो विधायक की लिस्ट आएगी तो एक नाम आकाश सक्सेना का रहेगा। देखिए, जब अमेठी भारतीय जनता पार्टी ने जीता था तो यही कहा गया कि कांग्रेस के गढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने ढा दिया है, और उसके बाद राहुल गांधी वायनाड चले गए, वायनाड में ही ज़्यादा फोकस किया, यूपी आना जाना कम हो गया। और प्रियंका गांधी ने इस चुनाव में ज़रूर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, लेकिन चुनाव के बाद प्रियंका भी नहीं दिखाई दी। एक अपडेट दे दूं, मीडिया से अभी आकाश सक्सेना ने बात की है, और वो जब पोलिंग बूथ से बाहर निकले तो उन्होंने कहा है कि रामपुर में आज नया सवेरा हुआ है, मुसलमान योगी सरकार में सुरक्षित हैं और सभी मुसलमान योगी सरकार के साथ हैं। ये मुसलमानों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि रामपुर में मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और उन्हीं के बल पर आजम खान 4 दशकों से राजनीति करते आ रहे हैं।